सबसे पहले ब्लड की खोज किसने करी है भाई? कार्ल लैंडस्टेनर ने। ब्लड की खोज किसने करी है? कार्ल लैंडस्टेनर ने। ब्लड का अध्ययन क्या होता है भाई? हेमाटोलॉजी। ब्लड के बारे में सबसे पहले किसने बताया भाई? विलियम हार्वे ने। फिर मनुष्य का जो ब्लड है किस सिस्टम में आता है? तो एबीओ सिस्टम के अंदर आता है। किसका ब्लड भाई? मनुष्य का ब्लड किस सिस्टम में आएगा? तो एबीओ सिस्टम के अंदर है। अब मनुष्य का ब्लड ग्रुप कितने पार्ट होते हैं? ए, फिर क्या होता है? फिर ओ ब्लड ग्रुप। अब ब्लड के अंदर अपने को क्या चीजें मिलती हैं भाई? एक तो एंटीजन मिलता है और दूसरी क्या मिलती है? एंटीबॉडी। और दोनों की दोनों कहाँ है? तो ब्लड के अंदर है क्या चीज? एंटीबॉडी और एंटीजन। अब मैंने कल भी, एंटीजन किसका निर्माण कर देता है? ब्लड ग्रुप का। एंटीजन किसका निर्माण करता है? ब्लड ग्रुप का। एंटीजन जो निर्माण करेगा वो किस चीज का है? ब्लड ग्रुप का। एंटीजन जो मिलेगा, एंटीजन मिलेगा कहाँ? तो आरबीसी पे। एंटीजन कहाँ मिलेगा? आरबीसी पे। ये आरबीसी है और इसके ऊपर जो एंटीजन मिल जाएगा वही उसका क्या होगा? ब्लड ग्रुप होगा। तो जिसकी आरबीसी पे ए एंटीजन मिलेगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। जिसकी आरबीसी पर बी एंटीजन मिलेगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। और जिसकी आरबीसी पे ए और बी दोनों एंटीजन मिलेंगे उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और जिसकी आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं मिलेगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा भाई? ओ होगा। ठीक है। अब एंटीजन और फिर क्या था? एंटीबॉडी। और फिर कौन किसको ब्लड देगा और कौन किससे ब्लड लेगा? तो जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, तो उसके अंदर एंटीबॉडी भी क्या होगी? ए होगी। एंटीजन क्या होगा? ए। और एंटीबॉडी क्या होगी? तो बी। जिसका ब्लड ग्रुप क्या चीज है? बी है, उसके अंदर जो एंटीजन है वो क्या होगा? बी। तो फिर एंटीबॉडी क्या होगी? ए होगी। अब जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी, उसके अंदर एंटीजन कौन से होंगे? तो ए और बी दोनों ही होंगे। तो फिर एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। अब जिसकी आरबीसी पर क्या नहीं मिलता तो उसमें एंटीबॉडी क्या होती है? दोनों ही होती है। क्योंकि एंटीजन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्मॉल ए होता है और एक स्मॉल बी। एंटीबॉडी भी क्या चीज होती है? दो प्रकार की, एक स्मॉल ए होती है और एक स्मॉल बी होती है। एंटीजन और एंटीबॉडी को चेक करना है तो किस मीटर द्वारा? इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के द्वारा। कि आपका एंटीजन और एंटीबॉडी जो चेक किया जाता है वो किससे चेक करते हैं? अपने इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के द्वारा। एंटीजन भी दो प्रकार का है, ए और बी। एंटीबॉडी भी दो प्रकार की होती है, ए और बी। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या नहीं होना चाहिए भाई? मैच नहीं होना चाहिए। अगर एंटीजन और एंटीबॉडी एक जैसी हो जाएगी तो फिर ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, यानी रक्त क्या हो जाता है? जम जाता है। अब जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीजन ए है। क्यों? क्योंकि एंटीजन ही निर्धारित करता है क्या चीज? ब्लड ग्रुप। और ये एंटीजन मिलता कहाँ है? तो आरबीसी। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है? तो एंटीजन। कौन सी कोशिका करती है? तो फिर आरबीसी करती है। अब ए है तो एंटीजन ए, लेकिन एंटीबॉडी क्या मिलेगी? बी। जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीजन बी लेकिन एंटीबॉडी ए मिलेगी। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके अंदर क्या मिलेगा भाई?
ए बी एंटीजन होंगे लेकिन एंटीबॉडी नहीं होगी। जिसके अंदर एंटीजन नहीं होता उसके अंदर एंटीबॉडी दोनों ही होती है। अब कौन किससे ब्लड ले सकता है और कौन किसको ब्लड दे सकता है? ए वाला किसको देगा भाई? ए को। और किससे ले सकता है तो ए से। ऐसे बी वाला किसको दे सकता है ब्लड? बी को। और किससे लेगा तो बी से। अब ए बी और क्या चीज था? ओ। अब ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो क्या होता है भाई? सर्वग्राही, यानी सबसे खून ले सकता है। और ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है भाई? सर्वदाता है, यानी सबको खून दे सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला है, ये सबसे खून क्या कर सकता है भाई? ले सकता है। तो लेगा में क्या क्या लिख दूं मैं? ए बी, ए बी और क्या चीज? ओ। क्योंकि ये ए बी वाला जो है वो सर्वग्राही है, सबसे खून ले सकता है। लेकिन ए बी वाला खून देगा किसको? तो सिर्फ ए बी को देगा। उसके बाद ओ ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो क्या है? सर्वदाता, ये सबको खून देगा। सबको देगा तो फिर ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को तो देगा ही देगा। अब खून लेगा किससे? तो सिर्फ ओ से ही लेगा। अब एक चीज और थी कि क्या चीज? आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर की जो खोज है वो किसने करी थी? लैंड स्टीनर ने। और किसने करी भाई? वीनर ने। कब करी? तो 1940 के अंदर। किसके अंदर करी? तो रसीस बंदर के अंदर की आरबीसी में। ठीक है। कि आर एच फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर और वीनर ने 1940 के अंदर एक बंदर की प्रजाति थी, कौन सी? रिसस बंदर की आरबीसी में क्या खोजा? एक आर एच फैक्टर खोजा, जिसको क्या बोला गया भाई? डी एंटीजन कहा गया। क्या बोला गया? डी एंटीजन। अब ये डी एंटीजन जिसका फैक्टर क्या हो? पॉजिटिव हो, और ये एंटीजन मनुष्य में मिले। अब जिसके अंदर डी एंटीजन होगा वो मनुष्य आर एच पॉजिटिव होगा, और जिसके अंदर ये नहीं होगा वो मनुष्य आर एच नेगेटिव होगा। तो जिस मनुष्य के अंदर ये एंटीजन मिलता है वो आर एच पॉजिटिव है, और जिसके अंदर नहीं मिलता वो आर एच नेगेटिव है। अब अपने ब्लड ग्रुप है तो बहुत सारे हैं। क्या क्या चीज है? ए पॉजिटिव होता है, ए नेगेटिव। ऐसे बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। ऐसे ही ओ पॉजिटिव और ओ क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब पॉजिटिव वाला यानी इसका फैक्टर कैसा है? आर एच पॉजिटिव। तो ये एंटीजन होगा कि जिस मनुष्य के अंदर आर एच फैक्टर जो है वो कैसा हो? पॉजिटिव हो, उसके अंदर ये एंटीजन होता है। और जिसका आर एच फैक्टर क्या हो? नेगेटिव, उसके अंदर नहीं होगा। तो आर एच पॉजिटिव वाले में होगा, आर एच नेगेटिव वाले में नहीं होगा। आर एच पॉजिटिव वाले में होगा, आर एच नेगेटिव वाले में नहीं होगा। इसका फैक्टर पॉजिटिव है तो फिर होगा, इसका नेगेटिव है तो नहीं होगा, इसका पॉजिटिव है तो होगा, इसका नेगेटिव है तो नहीं होगा। यहाँ से अपनों ने दो चीजें सीखी थी कि ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है जिसके अंदर एक भी एंटीजन नहीं पाया जाता, तो वो कौन सा है? ओ नेगेटिव। यहाँ पे अपनों ने बात करी थी, यहाँ पे भी एंटीजन नहीं था ओ के अंदर, ठीक है। लेकिन ओ पॉजिटिव के अंदर कितने एंटीजन है? एक है। लेकिन ओ नेगेटिव के अंदर एंटीजन नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बात? कि आर एच फैक्टर जिसका पॉजिटिव है वो खून देगा किसको? तो आर एच। और आर एच फैक्टर पॉजिटिव है वो खून लेगा किससे? तो आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव से। अब जिसका फैक्टर क्या चीज हो? आर एच, वो खून देगा किसको? आर एच पॉजिटिव को। और क्या चीज? आर एच नेगेटिव को।
जिसका फैक्टर RH नेगेटिव है वो खून लेगा किससे, तो RH नेगेटिव से लेगा। ठीक है। उसके बाद अपनों ने एक चीज पढ़ी थी कि AB ब्लड ग्रुप, इसके भी दो पार्ट है, एक तो क्या है AB पॉजिटिव था और एक AB नेगेटिव था। अब AB पॉजिटिव यानी इसके अंदर फैक्टर है कौन सा, पॉजिटिव, यानी AB पॉजिटिव वाला जो व्यक्ति है वो ब्लड देगा किसको, AB ब्लड ग्रुप क्या है, सर्व सबसे खून ले सकता है, लेकिन जब देने की बात आएगी तो AB वाला सिर्फ किसको दे सकता है, तो फिर फैक्टर कैसा, तो ये सिर्फ किसको देगा, AB पॉजिटिव को। अब AB पॉजिटिव वाला ब्लड लेगा किससे, ठीक है, तो AB ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो सबसे खून क्या कर सकता है, ले सकता है। अब फैक्टर में चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अब क्या चीज सबसे लेगा, तो ऑल पॉजिटिव से ले सकता है और ऑल नेगेटिव से ले सकता है, इसलिए AB पॉजिटिव को क्या कहा जाता है भी, सर्वग्राही। AB के अंदर भी किसको, AB को क्या बोलेंगे अपने, सर्वग्राही। ऐसे ही AB क्या चीज, नेगेटिव, AB नेगेटिव है तो वो खून देगा किसको, क्या चीज, खून देने की बात आ रही है और AB वाला सिर्फ किसको दे सकता है, फैक्टर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यानी AB पॉजिटिव और क्या चीज AB नेगेटिव। अब ये खून लेगा किससे, यानी AB नेगेटिव किससे लेगा, तो फिर लेने के मामले में AB क्या कर सकता है, सबसे खून ले सकता है, लेकिन फैक्टर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, यानी ऑल नेगेटिव से ये क्या कर सकता है, ब्लड को ले सकता है, यानी AB पॉजिटिव और AB क्या चीज, नेगेटिव। AB पॉजिटिव वाला जो व्यक्ति है वो ब्लड देगा किसको, तो वो यहाँ से पता लगेगा, क्योंकि ये दो इक्वेशनें हैं अपने पास, जैसे मैथ के अंदर होती है वैसे ये बायोलॉजी के अंदर दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन लगाओगे तो तुम अपने ब्लड को ही बता दोगे आप किसको दे सकते हो और किससे ब्लड ले सकते हो। तो AB पॉजिटिव है और यहाँ पे RH पॉजिटिव है, तो देगा किसको, तो RH पॉजिटिव वाले को, और AB की खासियत है कि वो सिर्फ ब्लड देगा तो किसको, AB को, तो फिर AB पॉजिटिव को ही देगा। अब AB पॉजिटिव ब्लड लेगा किससे, तो वो फैक्टर पॉजिटिव भी होना चाहिए और नेगेटिव भी होना चाहिए। अब लेगा तो AB ब्लड ग्रुप की खासियत है कि वो सबसे ब्लड ले सकता है, पॉजिटिव ऑल चाहे कोई भी है, नेगेटिव ऑल चाहे कोई भी है, इसलिए AB पॉजिटिव को AB के अंदर भी क्या बोला जाता है, सर्वग्राही। ऐसे ही AB नेगेटिव वाला देगा किसको, तो RH और क्या चीज है, नेगेटिव, लेकिन जब देने की बात आती है तो AB वाला सिर्फ AB को ही क्या कर सकता है, दे सकता है, तो AB पॉजिटिव या फिर AB नेगेटिव। AB नेगेटिव वाला ब्लड लेगा किससे, तो RH नेगेटिव वाले से, जब लेने की बात आती है तो सबसे ब्लड ले सकता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल नेगेटिव। ब्लड क्या चीज है भाई, दो चीजों से मिलकर बना है, ब्लड कितनी चीजों से मिलकर बना है, दो चीजों से, एक क्या चीज है, प्लाज्मा, और दूसरी क्या चीज है, रक्त कणिकाएं। एक प्लाज्मा है और दूसरी क्या है, रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा ब्लड के अंदर कितनी परसेंट है, तो 55% है, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा की वैल्यू है वो कितनी है, 55%, और रक्त कणिकाओं की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, 45%।
इन रक्त कणिकाओं को 3 भागों में बांटा गया भाई। कितने भागों में? 3 भागों में। फर्स्ट था कौन सा? RBC। इसको बायोलॉजी लैंग्वेज के अंदर बोला जाता है अरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? अरिथ्रोसाइट्स। कि आरबीसी को बायोलॉजी लैंग्वेज के अंदर क्या बोला जाता है? अरिथ्रोसाइट। ऐसे ही सेकंड है इसका क्या चीज? WBC। इसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। और लास्ट क्या चीज बची भाई? प्लेटलेट्स। इसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। और इसी को बिंबाणु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आरबीसी को क्या बोलेंगे? तो अरिथ्रोसाइट। WBC को क्या बोलेंगे? तो ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को क्या बोलेंगे? तो थ्रोम्बोसाइट। अब ये प्लाज्मा, प्लाज्मा अपने आप में 100% है। ब्लड के अंदर तो कितना है, लेकिन अपने आप में कितना परसेंट है? आपकी जेब में 20 रुपए हैं तो आपके लिए कितने परसेंट है? 100% ही है वो। ठीक है, तो प्लाज्मा 100% है अपने आप के अंदर। और इसमें से भी लगभग 90% जल मिलता है भी इसके अंदर। 90 से 92% जो मात्रा होती है वो किसकी होती है? जल की। और जो बची हुई मात्रा होती है ना, वो होती है किसकी? प्रोटीन की। कौन सी होती है भाई? प्रोटीन की। प्लाज्मा जो है वो एक रक्त का हिस्सा है, तरल हिस्सा। ठीक है, और ब्लड कौन सा उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड जो है वो कौन सा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। एक बार प्रश्न पूछा गया कि बॉडी के अंदर सबसे कोमलतम पार्ट कौन सा है? तो ब्लड। सबसे कोमल जो चीज है वो क्या चीज है? ब्लड है। तो कोमलतम उत्तक भी आप याद रखना कि क्या चीज है शरीर के अंदर? ब्लड है अपना। अब प्रोटीन भी पाई जाती है इसके अंदर। और कौन कौन सी पाई जाती है वो देखो। एक तो पाई जाती है फाइब्रिनोजन। क्या मिलती है? फाइब्रिनोजन। इसी का एक प्रकार होता है फाइब्रिन। ठीक है, एक मिलती है एल्ब्यूमिन और एक होती है गैलोब्यूमिन। गैलोब्यूमिन। ठीक है, एक तो होती है फाइब्रिनोजन, एक होती है एल्ब्यूमिन और एक होती है गैलोब्यूमिन। अब इनके कार्य क्या क्या हैं? ये फाइब्रिनोजन आपको मैंने पहले भी बताया भी क्या काम करती है? तो रक्त का थक्का जमाती है। क्या करेगी? रक्त का थक्का जमाने के काम आती है। अब ये जो एल्ब्यूमिन है ये काम करती है भाई प्लाज्मा के अंदर रक्त दाब का नियंत्रण करती है। क्या काम करेगी? तो प्लाज्मा के अंदर रक्त दाब का जो नियंत्रण करती है वो एल्ब्यूमिन है। और ये का काम करेगी तो फिर जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मजबूत करती है। प्रतिरक्षा तंत्र को क्या चीज करती है भाई? मजबूत करने का काम करती है। तो याद रखना कि प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पाई जाती हैं। और कौन कौन सी? तो फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और गैलोब्यूमिन। अब फाइब्रिनोजन क्या काम करती है? तो ये रक्त के अंदर थक्का जमाने के काम आती है। एल्ब्यूमिन जो है वो प्लाज्मा के अंदर क्या काम करेगी? रक्त दाब को नियंत्रण करेगी। और जो गैलोब्यूमिन है वो क्या काम करती है? प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करती है? अपने मजबूत करने का काम करेगी। अब उसके बाद आपने ब्लड सुना है। इस प्लाज्मा के अंदर से अगर इस फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाए, ठीक है, कि प्लाज्मा के अंदर से क्या निकाल, फाइब्रिनोजन को अगर मैं निकाल दूं तो जो शेष बचा रक्त है ना वो सीरेम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कि प्लाज्मा के अंदर से किसको निकाल दिया जाए? फाइब्रिनोजन को अगर निकाल दिया जाए तो जो शेष बचा रक्त है वो क्या कहलाता है? सीरम के नाम से जाना जाता है।
अब उसके बाद रक्त कणिकाएं हैं, और रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की हैं? तो 3 प्रकार की। एक तो है क्या चीज? आरबीसी, दूसरी क्या चीज है? डब्ल्यूबीसी, और तीसरी क्या चीज है? प्लेटलेट्स। अब आरबीसी का नाम है क्या चीज? एरिथ्रोसाइटस। इस आरबीसी का जो विवरण है वो सबसे पहले किसने दिया होगा? आरबीसी का क्या विवरण सबसे पहले किसने दिया? रायसिंह नगर। आरबीसी का विवरण सबसे पहले किसने दिया? ल्यूवेन हॉक ने। किसने दिया भाई? ल्यूवेन हॉक ने। आरबीसी का जो सबसे पहले विवरण दिया है वो किसने दिया है? ल्यूवेन हॉक ने दिया है भाई। किसने दिया है? ल्यूवेन हॉक ने। और ल्यूवेन हॉक ने खोज भी करी है किसकी? जीवाणु की। ठीक है, तो याद रखना कि आरबीसी के बारे में जो सबसे पहले विवरण दिया वो किसने दिया? ल्यूवेन हॉक ने दिया है। अब आरबीसी, सबसे पहले आरबीसी का आकार पूछा जाता है भी। क्या चीज सबसे पहले क्या पूछा जाएगा? तो आरबीसी का आकार पूछा जाता है। तो आरबीसी का आकार ये होता है द्विअवतल। कैसा आकार होता है इसका? द्विअवतल, या इसको बोला जाता है उभय अवतल। ठीक है, कि आरबीसी का जो आकार है वो कैसा होगा भाई? द्विअवतल होता है या उभय अवतल होता है। नेक्स्ट बात इसके अंदर क्या याद रखोगे कि आरबीसी की जो संख्या है, आरबीसी की जो संख्या है वो मिलियंस में होती हैं। आरबीसी की जो संख्या है वो किसके अंदर होती है अभी? मिलियन के अंदर। ठीक है, जो सबसे ज्यादा रक्त कणिकाओं में जिसकी संख्या है ना वो आरबीसी की है, मिलियंस के अंदर मिलती है ये। और डब्ल्यूबीसी है ये हजारों के अंदर मिलती है, और जो प्लेटलेट्स है वो लाखों के अंदर मिलती है। तो आरबीसी की जो संख्या है वो किसके अंदर मिलती है अभी? मिलियंस के अंदर। अब पुरुषों में इसकी जो संख्या है, पुरुषों में क्या चीज? आरबीसी की संख्या वो 5 से लेकर 5.5 मिलियन तक होती है। कितनी होगी भाई? 5 से 5.5 मिलियन तक होती है। और महिला के अंदर जो इसकी संख्या होती है वो 4.5 मिलियन होती है। क्या चीज होगी? यानी मिलियन का मतलब है कि 50 लाख घन प्रति mm। ठीक है, कि 50 लाख घन प्रति mm ही क्या कहलाता है? 5 से 5.5 मिलियन कहलाता है। तो ये चीज याद रखोगे आप कि आरबीसी की जो संख्या है वो पुरुषों के अंदर तो होती है कितनी? 5 से 5.5 मिलियन तक होती है, और महिलाओं में जो इसकी संख्या है वो 4.5 मिलियन होती है। यही वजह है कि महिलाओं के अंदर पुरुषों से आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। ठीक है, कि महिलाओं के अंदर क्या चीज भाई? पुरुषों से आधा लीटर रक्त क्या मिलता है भाई? कम मिलता है। कि महिलाओं के अंदर पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर रक्त क्या होता है? कम होता है। अब आपको एक बात कि आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी के अंदर क्या नहीं मिलता भाई? केंद्रक नहीं पाया जाता। सिर्फ 2 चीज को छोड़कर, एक तो ऊंट और दूसरा लामा को छोड़कर। ऊंट और लामा में क्या चीज मिलता है भाई? केंद्रक मिलता है। ऊंट और लामा की आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। लेकिन जो मनुष्य की आरबीसी है उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक नहीं पाया जाता, क्या हो जाता है? केंद्रक पाया जाए और ना पाया जाए, डीएनए से रिलेटेड है। लेकिन हीमोग्लोबिन की मात्रा जिसके अंदर केंद्रक नहीं होता ना वो ज्यादा बढ़ाता है।
क्या चीज़? हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनेगी तो ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या बनेगी? ज़्यादा बनेगी। ठीक है, यही वजह होती है कि केंद्रक हो या ना हो। ऊंट और लामा में क्या चीज़ है? केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा में केंद्रक मिलेगा और आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, तो मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। इसका जो साइज है, क्या चीज़ है? साइज किसका? आरबीसी का साइज होता है 7 से 8 माइक्रोन। कितना होता है भाई? 7 से 8 माइक्रोन किसका साइज होता है? तो आरबीसी का। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? सबसे बड़ी आरबीसी राय सिंह नगर से है क्या कोई कि सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी ये होती हैं भाई उभयचरों की। किसकी होती है? उभयचरों की। ठीक है, प्रोस्टियस का नाम सुना होगा, एक उभयचर है, उसकी आरबीसी सबसे बड़ी होती है। साइज भी पूछ लेना तो 80 माइक्रोमीटर की होती है। कितनी होती है? 80 माइक्रोमीटर की होती है। किसकी आरबीसी भाई? उभयचरों के अंदर। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? तो याद रखना हिरण की होती है। किसकी होती है? हिरण की भी एक जाति आती है कस्तूरी हिरण। कौन सा? कस्तूरी हिरण। इसकी आरबीसी क्या होती है? सबसे छोटी। अगर साइज पूछे तो 1.5 माइक्रोमीटर की होती है भाई। कितनी होगी? 1.5 माइक्रोमीटर की। अगर आपसे पूछ ले भी सबसे लंबी किसकी होती है? सबसे लंबी लार्जेस्ट आरबीसी किसकी होती है? हाथी की होती है भाई। किसकी होती है? हाथी की। अगर साइज पूछ ले तो 9.4 माइक्रोमीटर की होती है। ठीक है, इन बातों पे गौर फरमाना है। ठीक है, कि सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? तो उभयचरों की होती है। ठीक है, सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? तो कस्तूरी हिरण की होती है। और सबसे लंबी आरबीसी पूछेगा तो किसकी होती है? हाथी की होती है। तो सबसे बड़ी उभयचरों की, सबसे छोटी कस्तूरी हिरण की, और सबसे लंबी जो आरबीसी है वो किसकी होती है भाई? हाथी की। साइज में 9.4 माइक्रोमीटर की होती है। क्या चीज ये? अपनी आरबीसी। अपनी नहीं, किसकी? हाथी की। ठीक है, उसके बाद देखना भाई कि आरबीसी के अंदर क्या चीज मिलता है? तो हीमोग्लोबिन पाई जाती है। इसी के अंदर क्या पाई जाती है? हीमोग्लोबिन। अब आपको यह भी पता है कि जो रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो आप एक ही जवाब देते हो, क्या चीज? हीमोग्लोबिन। इसमें दो चीजें हैं, एक तो हीम है और एक प्रोटीन है ग्लोबिन। कौन सी? ग्लोबिन। यानी एक तो हीम, और हीम का मतलब होता है लोह यानी आयरन। अगर आपसे पूछ लेना कि रक्त के अंदर कौन सा चीज मिलता है तो एक ही नाम देना, क्या मिलता है? आयरन मिलता है। और ये जो आयरन होता है ना, ये रेड कलर का होता है। आयरन क्या चीज होता है? रेड कलर का। और ये जो ग्लोबिन मिलती है ना, ये भी किस कलर की है? रेड कलर की। जब रेड और रेड मिलता है तो रेड ही होता है, इसीलिए रक्त का लाल रंग होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। अगर परसेंटेज भी पूछता है ना तो हीम 5% होती है और ग्लोबिन 95% होती है। हीमोग्लोबिन के अंदर अगर हीम नामक रंजक पाया जाता है जो लोह भाग कहलाता है, इसके अंदर हीम का जो परसेंटेज है वो 5% होता है, और ग्लोबिन की जो मात्रा है वो कितनी होती है?
95% मात्रा होती है। और जब ये दोनों जुड़ती है ना तो क्या चीज बनती है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ही ऐसी चीज है जो रक्त का रंग क्या कर देती है भाई? लाल कर देती है। उसके बाद एक बात याद रखना कि पुरुषों के अंदर हीमोग्लोबिन, पुरुषों के अंदर क्या चीज? हीमोग्लोबिन। और महिलाओं के अंदर हीमोग्लोबिन। महिलाओं में और क्या चीज? पुरुषों के अंदर हीमोग्लोबिन कितनी मिलती है? तो पुरुषों के अंदर मिलती है 15 ग्राम प्रति 100 ml के हिसाब से। ठीक है, पुरुषों के अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो 15 ग्राम प्रति कितनी होती है? 100 ml होती है। और जो महिलाओं में मिलती है वो 13 ग्राम प्रति 100 ml मात्रा होती है। ठीक है, कि पुरुषों के अंदर जो हीमोग्लोबिन मिलेगी वो कितनी होगी? 15 ग्राम प्रति 100 ml के हिसाब से होती है। यानी 100 ml के जो रक्त है अपना, उसके अंदर अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछ दी जाए तो मिलती है कितनी? 15 ग्राम। अब ये हीमोग्लोबिन है, इसको चेक कैसे करते हैं भी? इतना हीमोग्लोबिन है। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आप चेक करवा लेना भाई, ठीक है, कि हीमोग्लोबिन कितना का है अपने अंदर। कौन सा मीटर आता है जो हीमोग्लोबिन को चेक कर दे? याद रखना कि हीमोग्लोबिन को चेक करने के लिए एक मीटर आता है हीमोग्लोबिनोमीटर। कौन सा आता है? हीमोग्लोबिनोमीटर। कि हीमोग्लोबिन की अगर आपको मात्रा चेक करनी है तो कौन से मीटर के द्वारा चेक की जाएगी? हीमोग्लोबिनोमीटर के द्वारा। किसकी मात्रा को देखा जाता है? तो हीमोग्लोबिन की। अब एक बात हो रहा है कि महिलाओं और पुरुषों के अंदर ये इतनी ज़्यादा संख्या है कि इसको गिनने के लिए मीटर की आवश्यकता होगी। ठीक है, कि आरबीसी की संख्या को गिनने के लिए क्या चीज? आरबीसी की संख्या को गिनने के लिए क्या करेंगे भाई? एक मीटर आता है हेमोसाइटोमीटर। कौन सा मीटर आएगा? हेमोसाइटोमीटर आता है। कि आरबीसी की संख्या को अगर गिनना चाहते हो तो इस मीटर का क्या करना पड़ेगा? आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आरबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ होता है भाई? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा मतलब क्या चीज? ब्राउन मैरो। ठीक है, और काल को यही चाहिए था। क्रिस फिल्म देखी है ना, उसको यही चाहिए था। क्या चीज? जिसका निकाल लिया वो तो कुर्सी पे बैठ जाएगा। ऋतिक रोशन बैठ गया था ना लास्ट में, क्योंकि उसका ये निकल गया था। और जिसके अंदर डला था वो उड़ने ही लग गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई कि सब कुछ अस्थि मज्जा। बोन मैरो किसी को नहीं देना। अगर बोन मैरो दे दिया ना तो आदमी बैठा बैठा विकलांग हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो आरबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ होता है भाई? अस्थि मज्जा के अंदर। कहाँ होगा? अस्थि मज्जा के अंदर। ये निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मैंने आपको एक बात बताई कि आरबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ये अस्थि मज्जा में निर्माण हुआ तो ये क्रिया क्या कहलाती है? हेमोपोइसिस कहलाती है। साफ कर दिया मैंने। जो रक्त कणिकाएं हैं ना, इन सब का निर्माण हेमोपोसिस कहलाती है। ये आरबीसी का निर्माण है। आरबीसी को क्या बोला जाता है वो भी मैंने साफ कर दिया लगता है। क्या बोलते हैं? अरिथ्रोसाइट। तो बस यही नाम है कि अरिथ्रोपोइसिस क्या कहलाती है? अरिथ्रोपोइसिस। ठीक है,
कि आरबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ होगा, अस्थि मज्जा के अंदर। और अस्थि मज्जा के अंदर जैसे ही आरबीसी का निर्माण होता है तो ये एक प्रक्रिया होती है जो किस नाम से जानी जाती है भाई, एरिथ्रोपोइसिस के नाम से जानी जाती है। अब मैंने आपको एक बात और बताई कि पुरुषों के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होता है, 15 ग्राम प्रति 100 ml होता है। एक बात बताइए, महिलाओं के अंदर जो है वो कितना होता है, 13 ग्राम प्रति 100 ml होता है। अब एक अनीमिया सामने आता है, क्या चीज, आप बोलते हो ना कि अनीमिया रोग हो गया, ठीक है। अगर ब्लड के अंदर से हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो 12 ग्राम से क्या हो जाए, कम हो जाए, कि हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो कितने से कम हो जाए भाई, हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने से कम हो जाए, 12 ग्राम से अगर कम हो गई तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, अनीमिया कहलाती है। वो कंडीशन क्या कहलाती है भाई, अनीमिया कहलाती है। जैसे B12, क्या चीज, एक विटामिन है, कौन सा, B12, अगर उसकी कमी हो जाए ना तो फिर पर्नीशियस अनीमिया हो जाता है। क्या चीज हो जाता है, पर्नीशियस अनीमिया हो जाता है। और जिसको B12 की कमी हो जाती है ना वो व्यक्ति आरबीसी की संख्या को कम कर बैठता है। क्या कर बैठता है, आरबीसी की संख्या को क्या कर लेगा, कम कर लेगा। अगर किसी ने B12 कम खाया तो पर्नीशियस अनीमिया हो जाएगा और उसके अंदर होगा क्या, तो आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, ठीक है। यानी खून की कमी होना शुरू हो जाती है, वही चीज अनीमिया है। अब एक बात और बताओ मेरे को, इतनी बात तो होगी आरबीसी के अंदर, दोबारा बताता हूँ मैं, थोड़ा सा रुको। आरबीसी का जो आकार है ये याद रखना है तुमको, ठीक है, कि कैसा होता है, या फिर उभय अवतल होता है। आरबीसी की जो संख्या है वो किस में होती है, मिलियंस में। डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो हजारों में, और जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो लाखों के अंदर होती है। अब पुरुषों के अंदर जो आरबीसी की संख्या है वो कितनी होती है, 5 से 5.5 मिलियन तक। अगर इस संख्या को तुमने गिनना है तो एक मीटर आएगा भाई, कौन सा, हेमोसाइटोमीटर के द्वारा तुम क्या कर सकते हो, आरबीसी को गिन सकते हो। उसके बाद महिलाओं के अंदर पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर रक्त क्या होता है भाई, कम होता है। वैसे जो क्या चीज है, दिमाग भी कम ही होता है, वास्तव में कम होता है दिमाग पुरुषों की अपेक्षा। क्या होता है, पुरुषों की अपेक्षा दिमाग कम होता है। वो जो दिमाग कम होता है ना वो वजन में ही कम होता है बस, बाकी लड़कियां घनी तेज हो है, ठीक है। थोड़ा सा कम होता है, 50 ग्राम का ही अंतर होता है, वो भी वजन में ही होता है भाई, ठीक है। पुरुषों महिलाओं के अंदर आधा लीटर जो रक्त कम मिलता है ना वो इस आरबीसी की संख्या की वजह से ही मिलता है, ठीक है। अब आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, किसको छोड़ के, ऊंट और लांबा को छोड़ के। साइज आरबीसी का जो है वो 7 से 8 माइक्रोन होता है। सबसे बड़ी जो आरबीसी है वो किसकी होती है, उभयचरों की। सबसे छोटी जो आरबीसी है वो किसकी होती है, कस्तूरी हिरण की। और सबसे लंबी आरबीसी किसकी होती है, हाथी की। आरबीसी के अंदर क्या चीज मिलता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या हो जाता है, लाल होता है। पुरुषों के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, 15 ग्राम प्रति 100 ml होती है। और महिलाओं के अंदर ये वैल्यू कितनी हो जाती है, 13 ग्राम प्रति 100 ml हो जाती है। अगर 12 ग्राम से कम हो जाए तो क्या कहलाएगा भाई, अनीमिया कहलाता है। क्या चीज कहलाता है, हीमोग्लोबिन को चेक करना है तो कौन सा मीटर, हीमोग्लोबिनोमीटर। अब आरबीसी की संख्या कई बार क्या हो जाती है भाई, तुम कहाँ जाओगे, ऊपर ऊंचाई पर, वैसे ऊपर नहीं, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी भाई, ठीक है। और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है ना शरीर में
तो आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये जो कंडीशन है वो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है? पॉलीसाइथीमिया। क्या चीज कहलाती है? साइथीमिया। क्या चीज कहलाएगी? पॉलीसाइथीमिया। अगर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो वो क्या चीज कहलाती है? पॉलीसाइथीमिया के नाम से क्या होती है, ये जानी जाती है। ठीक है। आरबीसी जो मिलेगी वो कहाँ मिलेगी भाई, कहाँ पे? अब ये काम क्या करेगी? जो आरबीसी है वो वर्क तो करेगी कुछ ना कुछ। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन ब्लड में दौड़ती रहती है इधर उधर, यानी ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाना। ठीक है। किसका काम है तो ये हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसी, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही क्या चीज है, हीमोग्लोबिन है, कि ऑक्सीजन को हर कोशिका तक पहुंचाना और वापिस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, लाना। किसका काम? तो हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहाँ है तो के अंदर। अब अपने नोट्स निकालना, उसके अंदर अगर कोई ऐसी चीज नहीं लिखी होनी ना तो वो लिख लेना भाई। ठीक है। आरबीसी को खोलना और जो चीज नहीं है वो नोट कर लेना इसके अंदर से। हाँ जी बेटा। जन्म से पहले नहीं, जन्म से पहले नहीं। आरबीसी का जो निर्माण है ना वो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। जन्म से पहले नहीं। जन्म जब बच्चा पेट में होगा तो यकृत में बनती है। ठीक है। जब बच्चा कहाँ होता है, पेट में होता है। बच्चे के बनेगी, माँ के नहीं, बच्चे के। ठीक है। यकृत में बनती है। तभी तो बोला जाता है कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम जो आरबीसी का निर्माण है वो कहाँ होने लग जाता है, यकृत के अंदर। माँ के नहीं, जो पेट में बच्चा है उसकी जो आरबीसी का निर्माण होगा वो अस्थि मज्जा में नहीं, कहाँ होता है, यकृत के अंदर होता है। ठीक है। और कुछ एक चीजें रह गई होगी तो वो अपने नोट्स में पढ़ लेना भाई। ठीक है। अब जो चीजें नहीं है ना, मेरे हिसाब से एक तो ये नहीं होना चाहिए, इसको नोट कर लेना भाई। ठीक है। ये तीनों चीजें नोट कर लेना। आकार नहीं है तो ये नोट कर लेना। ठीक है। बाकी सब चीजें हो सकती है कि साइज, और ये चीज, ये तो है पॉलीसाइथीमिया। ठीक है। और हीमोग्लोबिन को किससे चेक करते हैं तो ये मीटर लिख लेना। बाकी सब चीजें होंगी। साइज नोट कर लो, सबसे बड़ी आरबीसी नोट कर लो, सबसे छोटी आरबीसी नोट कर लो, सबसे लंबी आरबीसी नोट कर लो। ठीक है। उसके बाद जो हीमोग्लोबिन को चेक करते हैं वो मीटर नोट कर लो। ठीक है। और आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो प्लीहा होता है भाई। ठीक है। प्लाज्मा और नारियल पानी, क्या पता नहीं यार, ये सिस्टम नहीं। कर दे भाई साहब, ये तीनों चीज उतार लेना भाई। सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे लंबी, और हीमोग्लोबिन को जो चेक करते हैं वो मीटर कौन सा है। और बाकी सारी चीज होगी भाई आपके नोट्स के अंदर। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या आती है, डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट क्या चीज है अपने पास, डब्ल्यूबीसी है। अब डब्ल्यूबीसी का जो आकार है, पहली बात तो इससे कभी क्वेश्चन ताज जिंदगी में कभी नहीं आएगा। अगर आपसे डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछता है ना
तो फिर ये क्वेश्चन था जिंदगी भर कभी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि WBC का जो जीवन काल है ना, इसमें डाउट ही डाउट है, बहुत सारे वेरिएशन है इसके अंदर। क्योंकि WBC शरीर को संक्रमण से बचाती है भाई। WBC क्या चीज करती है? शरीर को संक्रमण से बचाती है। हर एक बुक पढ़ोगे ना तो उसके अंदर जो WBC का जीवन काल है वो हर जगह आपको क्या क्या मिलेगा? अलग अलग मिलेगा। क्योंकि किसी की WBC कमजोर हो सकती है, किसी की तेज हो सकती है। तो कुछ WBC ऐसी भी होती हैं जो घंटों में ही नष्ट हो जाती हैं, कुछ दिनों में नष्ट होती हैं, कुछ महीनों में और कुछ सालों में नष्ट होती हैं। तो WBC का जो जीवन काल है वो परफेक्ट नहीं है एकदम, ठीक है। अब WBC को बोला क्या जाता है? तो अपने क्या बोलते हैं भाई? ल्यूकोसाइट। WBC को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। WBC का जो आकार है वो अमीबा के समान है भाई। WBC का जो आकार है वो कैसा है? अमीबा के समान। WBC का जो साइज है वो 8 से 22 माइक्रोन का होता है। 8 से 22 माइक्रोन का मतलब ये है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंदर सूक्ष्म की जो इकाई नापी जाती है ना, वो इकाई है ये क्या चीज? माइक्रोन, ठीक है। अब RBC और WBC का जो अनुपात है वो 600 अनुपात कितना होता है भाई? 1 होता है। तो तुम खुद अंदाजा लगा लो कि RBC की जो संख्या है ना वो WBC से लगभग कितनी गुना ज्यादा है? 600 गुना ज्यादा है। अब WBC का जो जीवन काल है कई बुकों में 2 से 5 दिन मिलता है, कहीं 3 से 5 दिन मिलता है, कहीं 10 से 13 दिन और कहीं पे 17 से 20 दिन, ठीक है। तो ये चीज आपको कभी नहीं पूछी जाएगी। जहां तक मेरा नॉलेज बोलता है ना, ये क्वेश्चन ना तो कभी आया है और ना ही कभी आएगा, ठीक है। तो जीवन काल जो है वो कितना है? 2 से 5 दिन, 3 से 5 दिन, कुछ घंटों का भी क्या होता है? WBC का जीवन काल हो सकता है। अब WBC 2 प्रकार की होती है अभी। WBC कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक WBC तो होती है कणिकम्य। क्या चीज होगी? कणिकम्य। और एक WBC का प्रकार होता है अकणिकम्य। क्या चीज? एक तो WBC 2 भागों में बटी हुई है, एक को तो बोला जाता है क्या? कणिकम्य, और दूसरी को बोला जाता है क्या? अकणिकम्य। इस कणिकम्य को भी 3 भागों में बांटा गया आगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आता है वो मैं ऑटोमेटिक बता दूंगा। सबसे पहले इयोसिनोफिल्स, एक होती है बेसोफिल्स और एक होती है न्यूट्रोफिल्स। क्या चीज होती है भाई? एक तो होती है इयोसिनोफिल्स, एक क्या होती है? बेसोफिल्स, और एक क्या चीज होती है? न्यूट्रोफिल्स। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी WBC होती है, ठीक है। तो याद रखना 60 से 65% जिसकी मात्रा होती है वो न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है, ठीक है। 60 से 65% क्या चीज होती है? न्यूट्रोफिल्स मिलती है। न्यूट्रोफिल्स काम क्या करती है? तो बेसोफिल्स अगर आपसे पूछ ले तो सबसे कम है ये, 0.5 से लेकर 1% तक मिलती है ये, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि WBC के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में जो चीज मिलती है वो कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स। और सबसे कम मात्रा में पूछ ले तो वो क्या चीज है? बेसोफिल्स है। अब ये इयोसिनोफिल्स और ये जो बेसोफिल्स है ना, ये दोनों एलर्जी के लिए उत्तरदायी होती हैं। किसके लिए उत्तरदायी होती हैं? एलर्जी के लिए उत्तरदायी होती है।
इस बेसोफिल्स के अंदर आपको चिकन पॉक्स हो जाती है ना, क्या चीज, चिकन पॉक्स। जो चिकन पॉक्स होती है ना तो बेसोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। चिकन पॉक्स के कारण किसकी संख्या बढ़ जाएगी, बेसोफिल्स की। किसके लिए काम आती हैं, तो ये एलर्जी के लिए, ठीक है। अब ये न्यूट्रोफिल्स है, ये क्या करती है, जीवाणुओं का भक्षण करती है। किस चीज का, जीवाणुओं का जो भक्षण करेगा वो कौन है, न्यूट्रोफिल्स है। अब इस अकणिकम्य को भी दो भागों में बांटा गया भाई। एक को बोला गया लिम्फोसाइट, क्या बोला गया, लिम्फोसाइट, और एक को बोला गया मोनोसाइट। क्या चीज बोला गया भाई, मोनोसाइट। एक को तो बोला गया लिम्फोसाइट और एक को क्या बोला गया, मोनोसाइट। इस लिम्फोसाइट को भी दो भागों में बांट गया आगे। एक तो टी लिम्फोसाइट बनी, और एक बी लिम्फोसाइट बनी, ठीक है। एक कौन सी बनी, टी लिम्फोसाइट, और एक कौन सी बनी, बी लिम्फोसाइट। अब यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई लिम्फोसाइट क्या करती है, इतना याद रखना कि जो लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक है। जो लिम्फोसाइट है वो क्या करती है, एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक है। अब ये पूछ लिया जाएगा कि सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है और सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है। तो याद रखना जो लिम्फोसाइट है ये सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है। जो लिम्फोसाइट है वो क्या चीज है, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है। अगर आपसे सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी पूछता है तो कौन सी है भाई, मोनोसाइट। सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी है वो कौन सी है, मोनोसाइट। देखना कि डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की है, क्या क्या चीज, एक कणिकम्य होती है तो दूसरी क्या होती है, अकणिकम्य। कणिकम्य को भी तीन भागों में बांटा जाता है। एक तो इओसिनोफिल्स, दूसरी है बेसोफिल्स, तीसरी है न्यूट्रोफिल्स। डब्ल्यूबीसी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली जो चीज है वो न्यूट्रोफिल्स है, और जो सबसे कम मिलती है वो बेसोफिल्स है। अब ये दोनों क्या करती हैं, तो एलर्जी के लिए क्या होती हैं, उत्तरदायी होती है। जब अपने शरीर में क्या हो जाए, एलर्जी हो जाए, तो इनकी संख्या क्या हो जाती है भी, बढ़ जाती है। तो अपने दवाई लेते हैं तो ये संख्या वापिस क्या हो जाती है, जैसे जैसे एलर्जी सही होगी वैसे वैसे इनकी संख्या भी क्या हो जाएगी, वापिस कंट्रोल हो जाएगी। जो न्यूट्रोफिल्स है वो जीवाणुओं का क्या करती है, भक्षण करती है। अकणिकम्य के अंदर लिम्फोसाइड और दूसरा प्रकार कौन सा है, मोनोसाइड। लिम्फोसाइड के भी दो प्रकार हैं, टी लिम्फोसाइड और बी लिम्फोसाइड। याद रखना जब इंसान को क्या हो जाए, एड्स हो जाए, क्या चीज हो जाए, तो फिर टी लिम्फोसाइड खत्म हो जाती है। क्या चीज हो जाएगी, टी लिम्फोसाइड क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और डब्ल्यूबीसी का कार्य सबसे बड़ा है कि ये शरीर को किस से बचाती है भाई, संक्रमण से बचाती है। अब लिम्फोसाइट तो क्या है, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है, और मोनोसाइट क्या है, तो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। जब टीबी हो जाता है ना इंसान को, क्या चीज हो जाए, टीबी हो जाए, तो इस मोनोसाइट की संख्या बढ़ जाती है। जब इंसान को क्या होता है, टीबी होता है, तो किसकी संख्या बढ़ेगी, मोनोसाइट की। तो फिर दवाई ली जाती है वापस टीबी की, और टीबी एक बार हो जाए तो फिर जल्दी से टीबी ठीक नहीं होती है, ठीक है। तो मोनोसाइट की संख्या धीरे धीरे टीबी के कारण क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। डब्ल्यूबीसी का जो नाम है वो ल्यूकोसाइट है। इसके जीवन काल में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है भाई। डब्ल्यूबीसी का जो आकार है वो अमीबा के समान है। डब्ल्यूबीसी का जो साइज है वो 8 से 22 माइक्रोन का है, और डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का जो रेशियो है वो कितना होता है, 600:1 होगा। तो ये चीज थी क्या, अपनों ने आज पढ़ा आरबीसी और क्या चीज, डब्ल्यूबीसी। अब एक बात बची क्या, प्लेटलेट्स। कल अपनों ने ब्लड ग्रुप पढ़ा, ब्लड ग्रुप के अंदर अपनों ने एक चीज पढ़ी थी, क्या चीज, आरएच फैक्टर पढ़ा। अब आरएच फैक्टर के कारण एक रोग होता है भाई, ठीक है।
RH फैक्टर के कारण एक रोग होता है, कौन सा होता है? अरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नाम का एक रोग होता है। क्या चीज? अरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ब्लास्टोसिस और क्या चीज? फेटालिस। ये रोग होता है किस कारण? RH फैक्टर के कारण। ये रोग भी उसी को ही होता है जिस टाइम बाप क्या हो? RH पॉजिटिव और माँ कैसी हो? RH नेगेटिव हो, तभी ही ये रोग हो सकता है, वरना ये रोग नहीं होगा किसी को। अगर पिता RH पॉजिटिव है और माता कैसी है? RH नेगेटिव है, तो जो अंदर बच्चा है ना उसको रोग हो जाएगा गर्भावस्था के अंदर ही। और कौन सा रोग हो जाएगा? तो अरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नाम का रोग। और याद रख, अब तो इसका इलाज है भाई, डरने की कोई बात नहीं है। अब इस चीज का इलाज है। पहले ये जो रोग होता था ना तो उस इंसान के बच्चा ही एक होता था। उस इंसान के जो बच्चा है वो कितना होता था? एक। और उसके बाद में बच्चा नहीं होता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर ब्लड क्या हो जाता था? जम जाता था। ठीक है, आजकल तो इंजेक्शन आता है, 2800-2900 रुपए का इंजेक्शन है एंटी डी नाम से। ठीक है, जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके 72 घंटे के अंदर अंदर वो एंटी डी नाम का इंजेक्शन माता के रुधिर में क्या कर दिया जाता है? इंजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों कर देते हैं? ताकि जो आने वाला जो संतान होगी वो उसकी जो ग्रोथ है वो एकदम क्या हो सके? सही तरीके से हो सके। इसलिए एंटी डी नाम का क्या लगाया जाता है? इंजेक्शन लगाते हैं अपने। तो अगर ये इंजेक्शन नहीं लगेगा ना तो आप याद रखना कि जो दूसरा बच्चा होगा ना वो जीवित बाहर नहीं आएगा। वो क्या चीज नहीं आएगा? जीवित बाहर नहीं आएगा। अब इसका इलाज है, पहले इलाज नहीं था। और एक बात और ध्यान रखना भी, अगर पिता RH पॉजिटिव है और माता RH नेगेटिव है तो फिर लड़की के सपने भूल जाना कि इनको कभी लड़की नहीं होगी, क्योंकि इनसे जो पैदा होगा ना वो लड़का ही होगा। क्या चीज होगा? लड़का ही होगा, लड़की नहीं हो सकती। और जो पैदा होगा ना वो नेगेटिव कभी पैदा ही नहीं होगा। जो पैदा होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो अरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, बस रोग नाम याद रखना है, डिटेल आपके नोट्स के अंदर है कि अरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो रोग है वो RH फैक्टर के कारण होता है। किसको होगा? तो पिता RH पॉजिटिव हो और माता RH, उसी को होगा, उसके अलावा किसी को नहीं होगा। चाहे पिता RH पॉजिटिव है, माता RH पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों नेगेटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। माता पॉजिटिव है, पिता नेगेटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं। बस दिक्कत एक ही जगह आएगी कि पिता क्या हो और माता क्या हो? नेगेटिव हो। अगर ये फैक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ही उसके बच्चों को रोग हो सकता है। कौन सा? अरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे।